सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इक़्तिदार और जंग या इक़्तिदार की जंग में सब कुछ जायज़ है। इस जंग में दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, सब्ज़ बाग भी दिखाए जाते हैं, यू टर्न्स भी लिए जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार की इस जंग में खेल है तो सिर्फ कुर्सी का है। इसका ताल्लुक अवाम से दूर दूर तक नहीं है। इसका मुजाहरा हम साल हर साल से चलने वाली उस फिल्म के अंदर देख रहे हैं, जो फिल्म तो हर नए दौर के साथ दोबारा से रिपीट होती है, लेकिन उसके किरदार महज बदल जाते हैं। यानी शक्लें बदल लेने से फिल्म की कहानी तब्दील नहीं होती है, फिल्म वैसे की वैसे रहती है। अब इसमें सवाल यह है कि चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो या आने वाले दौर की अपोजिशन जो अभी गवर्नमेंट है, तो ये सारे के सारे किरदार अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और अब एनआरओ की बातें जो आज से 6 साल पहले कोई और करता था, अभी कोई और कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और कर रहा हो। तो पावर कॉरिडोर्स कहां हैं? असल पावर लाई कहां करती है? डेमोक्रेसी का जो मामला है वो किस हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव है? कौन किससे एनआरओ मांग रहा है? आज जो अपोजिशन वावेला कर रही है कि गवर्नमेंट को हम एनआरओ नहीं देंगे, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इन्हें एनआरओ नहीं देना है, तो असल मुद्दा है क्या? असल मामला है कहां पर? असल मसला है कहां पर? कौन किससे एनआरओ मांग रहा है और कौन किसको एनआरओ नहीं दे रहा है? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि पीडीएम मूवमेंट में से निकलने क्या जा रहा है? आर या पार की जो धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों के असल हकायक से कितने ताल्लुकात हैं? और आखिरी सवाल ये कि अगर इस्तीफे आ भी जाएं तो आईनी और कानूनी तौर पर मामलात किस नौयत के डेवलप होंगे? वो कौन से 3 बड़े मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने पीडीएम वालों से राब्ता किया है, और वो कौन से 3 बड़े मिनिस्टर्स नहीं हैं जिन्होंने राब्ता नहीं किया है? तो अभी गुमगू की कैफियत है। डी डे आने वाला है, यानी 13/12/2020 13/12/2020 को आर या पार की बातें चल रही हैं। वो आर या पार की बातें किस हद तक दुरुस्त साबित होंगी, इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये सारा मामला जा आखिर किस तरफ रहा है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PDM इन लाहौर। #PDM इन लाहौर। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। क्या आर या पार के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका? ऑन द डिबेट टुनाइट एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और फिरदौस आशिक आवान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और मावन खुसूसी इत्तलात बराए वज़ीर आला पंजाब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि अब इमरान खान हाथ जोड़कर एनआरओ मांग रहे हैं, और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी तज़किरा आया कि आप लोगों से किसी ने राब्ता किया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किसने आप लोगों से राब्ता किया है जो एनआरओ या जिस एनआरओ का तज़किरा मरीम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं कि इमरान खान अब मांग रहे हैं? एहसन साहब जी देखिए, कम से कम मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि 3 हुकूमत के वफाकी वज़रा ने हमारे लोगों से राब्ता किया है और पेशकश की है कि हुकूमत गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहती है ताकि जो अपोजिशन के इस्तीफ़े हैं और लॉन्ग मार्च है उससे बचा जा सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपको मालूम है कि 2.25 साल हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत की ज़रूरत नहीं समझी, जबकि अपोजिशन बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कोशिश करती रही कि पाकिस्तान के अंदर मामलात किसी तरह चलाए जा सकें, एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा हो सके। लेकिन हुकूमत ने
हमेशा ऑपोजिशन को अपना पार्टनर जमहूरियत के इस निज़ाम में नहीं समझा। हत्ता ये कि कश्मीर जैसा जो है मसला है, जब मोदी ने कश्मीर को हड़प कर लिया तो वजीर आजम ने ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो अपोजिशन के लीडरों के साथ मिल बैठे हैं। भारत ने जब हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, उस मौके पर भी आर्मी चीफ आए ब्रीफिंग देने, वजीर आजम ने आने से इनकार कर दिया कि मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकता। तो अब मुल्क के मामलात जो हैं ये हुकूमत अपनी जिद और अना की वजह से इस हद तक बिगाड़ चुकी है और ये साबित कर चुकी है कि इस हुकूमत के अंदर कोलैबोरेशन की या सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ नफरत, इंतकाम और झूठे इल्जामात के ऊपर सियासत कर रही है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी है। तो अपोजिशन की जमातें अब इस नतीजे पे पहुंची हैं कि अब इस हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है और अब एक नए इलेक्शन की ज़रूरत है ताकि मुल्क को अगर इस गिरदाब से निकालना है तो ये जो बेयकीनी है इसको ख़त्म किया जाए। एक फ्रेश, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ताकि अवाम की तायद से हुकूमतें कायम की जाएं और वो मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करें, वगरना अगर देर हो गई तो ये मसाइल जो हैं लाइलाज हो जाएंगे। एहसन साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट का तज़किरा करूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम में बात की और उन्होंने कहा कि उनसे शहरी रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब और नवीद कमर साहब, इन तीनों ने NRO के लिए राब्ता किया। उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया और आप भी 3 लोगों का तज़किरा कर रहे हैं। आप भी नाम ले दीजिए, नाम लेने में क्या कबाहत है एहसन इकबाल साहब? देखिए, जो किसी ने अगर कॉन्फिडेंशियलिटी में बात की हो तो हम तो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी हुकूमत की तरफ से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आई तो फिर हम भी इनको ऑन रिकॉर्ड नाम ले देंगे। लेकिन 3 वफाकी वज़रा हैं जिन्होंने हमारे लोगों से राब्ता कायम किया है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान का ताल्लुक है, उनसे NRO मांगा है, तो मैं ये बात भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हुकूमत तो NRO देने का इख्तियार ही नहीं रखती। आप मुझे बताइए कि आइन में, कानून में कोई ऐसी शेक मौजूद है जिसके तहत वजीर आजम किसी को NRO दे सकता है? ये तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो अगर इस वक्त एक नाम नेहाद जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो उसमें कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बैठा। वजीर आजम के पास तो वही इख्तियारात हैं जो आइन और कानून के तहत वो बरूए कार ला सकते हैं। तो उन इख्तियारात में तो वो ना किसी को NRO दे सकते हैं, ना किसी को NRO की पेशकश कर सकते हैं। ये सिर्फ एक हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज नोबडी टू टॉक ऑन दिस मैटर? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि NRO के ऊपर इमरान खान साहब की कोई हैसियत नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडे का टूल है। वो जब कोई भी मसला दरपेश होता है जहां पर भी उन्हें नाकामी का सामना होता है, कोई जवाब उनसे नहीं बन पाता तो यही कहते हैं जी ये NRO मांगते हैं, मैं इनकी करप्शन माफ नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में एक इमरान खान को छोड़कर सारे के सारे लोग ही गद्दार हैं और चोर हैं और डाकू हैं? ये एक बीमार ज़हनियत है जिसके साथ ये मुल्क को चला रहे हैं, जिसमें इनको ये खपत है, इनको ये कोई नफसियाती खपत है कि ये एक शायद कोई चोजन है, ये एक शायद कोई फरिश्ते हैं, बाकी सब 22 करोड़ लोग इस मुल्क के खैर खा नहीं हैं। लेकिन एहसन साहब किसी हद तक बीमार जहनियत तो वो भी फिर तसव्वुर की जाएगी जो फैटफ के मामले के ऊपर वक्त के वजीर आजम या उनकी काबीना से बात नहीं करती, लेकिन वहाँ बात करती है जहाँ बात करते हुए पर जलते हैं लोगों के। और इसका तज़किरा किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके बाद तज़किरा किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा कि अब सच उतना बोलना चाहिए जितना बोला जा सकता है, लेकिन फैटफ के मामले के ऊपर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। आप तो इसकी तस्दीक करेंगे कि ऐसा है कि आप लोग इन कॉन्टैक्ट थे उन मुख्तदर हलकों से बजाय गवर्नमेंट के? नहीं, देखिए ये बात जो इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की या मिफ्ता इस्माइल साहब ने की, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकती।
स्पीकर साहब के घर में जो मुलाकातें हुई वो हमारे सर हुकूमत भी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं कायम करना चाहती, माजरत के साथ कदा कलामी चाहूंगा, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप आप भी तो शायद कायम वहां नहीं रखना चाहते। आप वहां वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना चाहते हैं जहां आपको पता है कि रखना चाहिए, और ये भी फिर कहते हैं कि उन्होंने ही आप लोगों को निकाला। तो ये बड़ा ही एक डिफरेंट और अपोजिंग स्टेटमेंट है, आपके एक्चुअल एजेंडे के अगेंस्ट जाता है। ये बात नहीं, देखिए जो भी मुज़ाकरात हुए फैटिफ पे जी, वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुए। हमने कभी उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए। हमने जो मुज़ाकरात किए वो हुकूमत के साथ किए, लेकिन उन मुज़ाकरात की जो फैसिलिटेशन है वो उस इदारे ने जरूर की, या जैसे मिफ्ता साहब ने कहा है कि उन्होंने इसको मुमकिन बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, हालांकि ये काम हुकूमत को करना चाहिए था। और हमने जो कौमी स्पिरिट है, जो कौमी मुफाद के अंदर बातचीत की, लेकिन आपने देखा कि ये हुकूमत उस कंसेंसस से भी फिर गई जो फैटिफ के मौजू के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुआ था। इमरान खान साहब ने फैटिफ को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसके जरिए वो कुछ और काले कवानीन मुल्क में नाफिज कर लें जिसे वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर फिर आखिरी जो कवानीन थे उनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत का इख्तलाफ हुआ। हमने उन कवानीन की मुखालफत की, असेंबली में हमारी अक्सरियत थी, स्पीकर ने धांधली के साथ हुकूमत की अकलियत को अक्सरियत करार दिया। हमने रीकाउंट का मुतालबा किया और वो रीकाउंट उसी तरह डिनाई किया गया जैसे 2018 के धांधली के हलकों में हमने रीकाउंटिंग की दरखास्त दी, और आज 2.25 साल हो गए हैं वो रीकाउंटिंग नहीं हो सका। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब आपने एक बात कही है कि बतौर फैसिलिटेटर उन मुख्तदर हलकों ने जो किया आप उससे हैप्पी थे, आप लोग जाहिर है कि उसको तो एडमिट कर रहे हैं ना कि उन्होंने किया। तो अब जो पीडीएम है इसका जलसा लाहौर में होने जा रहा है, उसके बाद लाड़काना में होगा, आप लोग लॉन्ग मार्च का भी इरादा रखते हैं। अगर फैसिलिटेटर इस सारी सिचुएशन में मीडिएट करता है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस मूवमेंट को डिसॉल्व करने के लिए अगर वो सामने आते हैं? तो देखिए, हम तो वाजे कह चुके हैं कि अब किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक इमरान खान साहब का इस्तीफा नहीं आता। इमरान खान साहब मुस्ताफी हों, इसके बाद ये बात हम में से कई लोग कह चुके हैं, और हम भी पाकिस्तानी हैं, हम मुल्क के मुहिब्बे वतन हैं, और हम ये समझते हैं कि जो 72-73 साल से एक निज़ाम चल रहा है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की बालादस्ती है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अगर हमने पाकिस्तान को महफूज करना है, इसको मजबूत करना है, इसकी मईशत को सियासी इस्तेकाम के नतीजे में तवाना करना है, तो हमें इस मुल्क को आइन के अंदर जो मुतय्यन करदा हदूद हैं उनमें चलाना होगा। और ये तब मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं ये सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। लेट मी होल्ड यू हियर सर, लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन सर। आपने कहा कि खान साहब की गवर्नमेंट जब तक नहीं जाती, वो मुख्तदर हल्के जिनसे आप कहते हैं कि आप लोग बात कर सकते हैं बाद में, उनसे भी आप बात करने की पोजीशन में नहीं है। इज दैट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, या फिर ये -1 के ऊपर भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि खान साहब को अगर हटा दिया जाए, गवर्नमेंट भले उनकी रहे, फिर भी हम बात कर सकते हैं? देखिए, इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट द सिस्टम नाउ। राइट। देखिए, हम आप तो उन्हीं सिस्टम के मेन लोगों से बात कर रहे हैं सर, तो फिर बात तो सिस्टम की ना हुई। सिस्टम तो वही है, घोड़ा तो वही है, घुड़सवार बदलने वाली बात है ना सर। मील भाई, हम जो है ये अर्ज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक सिस्टम की पैदावार थे जो कौम पर थोपा गया। ही मस्ट गो। जब ये चले जाएंगे, इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के इत्तफाक कर सकते हैं कि एक आजाद मुनसिफाना इलेक्शन कैसे हो। इस मुल्क के अंदर हम कम से कम 10 साल के लिए एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी कैसे पैदा करें जो आईनी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर मुल्क को चलाए, जिसमें लोगों के हकूक भी महफूज हों, उनके मुआशी हकूक भी उन्हें हासिल हों। इसके अलावा मुल्क की पार्लियामेंट भी खुद मुख्तार हो, अदलिया भी आज़ाद हो, और वो बुनियादी हकूक जो हमारा आइन लोगों को देता है उनका एहतराम किया जाए। हमें अपनी ज़ात या इक़्तिदार की जंग नहीं है, हमें इक़्तिदार की वैल्यूज की जंग है हमारे सामने कि अब ये 73 साल हो गए हैं, पाकिस्तान को हमने तजुर्बा गाही बनाए रखना है। देखिए, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे
खित्ते में कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम पीछे जाते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमने 5 सालों में मेहनत की, लेकिन एहसन इकबाल साहब, खड़ा किया। एहसन इकबाल साहब, ये भी तो इंतहाई अफसोसनाक है ना कि किसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में अगर रिजल्ट आपके हक में आते हैं तो फिर तो एक्सेप्टेबल है, अगर आपके हक में नहीं आते तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अगर आप लोग इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो इस्तीफ़े आपके पार्टी कायद को या मुख्तलिफ 11 जमातों के पार्टी कायदीन को देने वाली बात तो नहीं हुई थी। इस्तीफ़ा तो तभी एक्सेप्टेबल होगा या उसकी कोई लीगल हैसियत होगी जब स्पीकर के पास जाएगा। तो अभी तक स्पीकर के पास क्यों नहीं गए, और अगर जाने हैं तो उसका तरीक़ाकार आप लोगों ने क्या वजह किया हुआ है? और स्पीकर के पास भी एक आईनी हैसियत है, वो 6 महीने तक अगर ज़ेरे इल्तवा रखते हैं उन इस्तीफ़ों को, तो फिर आप लोगों की ये मूव कहां तक स्टैंड करेगी? एहसन साहब, देखिए, आपने जो पहली बात की कि नतीजा आपके हक में आए तो आपको कबूल है, आपके खिलाफ आए तो नाकाबिले कबूल है। चले, अगर आपकी इस दलील को मान भी लिया जाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 73 साल के बाद हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये अफसोस की बात है ना। क्या हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं कर पाए कि ऐसा इलेक्शन हो जिसके नताइज सबके लिए काबिल कबूल हो? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की इंतखाबात के अंदर और सियासी अमल के अंदर मुदाखलत की एक तारीख है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आज इंडिया में, अमेरिका में, बरतानिया में उनकी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे FBI, CIA हो, चाहे MI6 हो, चाहे रॉ हो, चाहे इजराइल में मोसाड है या भी KGB है रशिया में, अगर उन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके सियासी अमल में मुदाखलत का फैसला कर लें तो यकीन कीजिए कोई सियासी जमात उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि रियासत के वसाइल का सामना कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा वसाइल होते हैं, मादी भी, इंसानी वसाइल भी। तो हम ये चाहते हैं इसीलिए कि अब पाकिस्तान के लिए टाइम आ गया है कि हम सब मिलकर निज़ाम की दुरुस्तगी करें, हर इदारा अपना अपना काम करे। हमारे जो इंटेलिजेंस की एजेंसी हैं वो दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएं, वो बॉर्डर से बाहर जाके काम करें, मुल्क के अंदर वो जो गद्दार हैं, जो दुश्मन, मुल्क दुश्मन है, उनकी सरकोबी करें। ये नहीं कि वो सियासी जमातें तोड़ें, ये नहीं कि वो सियासी जमातों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में झोंके जाएं, ये नहीं है कि वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर मुलव्वस हों। इससे वो इदारे भी कमजोर होते हैं। ये हम चाहते हैं। अच्छा, अब एहसन साहब, एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एहसन साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन पूरी दुनिया में एक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और चाहे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या नेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उसका किरदार रहा है, उसके किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इधर इट्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या अगर वेस्ट में अमेरिका में चले जाएँ, उसका अपना एक किरदार है। और अगर उसका किरदार एक ना होता तो फिर US एम्बेसी की जानिब से आपके ट्वीट को रीट्वीट ना किया जाता। आप इसको तो एडमिट करेंगे ना कि बैनुल-अक़वामी तौर पर होने वाली तब्दीलियां तीसरी दुनिया के ममालिक के अंदर अंदरूनी तब्दीलियों में भी किसी तौर असरअंदाज होती हैं। इज इट राइट और रॉन्ग सर? देखिए जमील साहब, आपने जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का जिक्र किया, हर दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन वो अपना किरदार मुंतखब हुकूमत के साथ फैसला साजी के अंदर एक्सरसाइज करती है। दूसरे दुनिया में जहां जमहूरी ममालिक हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जहां डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नहीं खुद को झोंकती। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाने का काम नहीं करती। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों को धांधली के जरिए हुकूमत से बाहर निकालने का काम नहीं करती, चे जाए कि वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हो। देखिए ना, मैं एक आपसे सवाल करता हूं, जब नवाज शरीफ साहब ने ये सवाल किया था मुझे क्यों निकाला, तो उसको लोगों ने एक मजाक बना लिया था, लेकिन आज ये सवाल हर पाकिस्तानी पूछने में हक बजानिब है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने मुल्क की मईशत को 3% से 5.5% से ऊपर लेकर गई, एक ऐसी हुकूमत जिसने 18 घंटे के अंधेरों को जीरो लोड शेडिंग में तब्दील किया, एक ऐसी हुकूमत जिसने
हर रोज खुदकुश बमबार जहां होते थे वहां पे दहशतगर्दी को शिकस्त देके अमन कायम किया। एक ऐसी हुकूमत जिसने जहां पर $1 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाता था, 29 अरब डॉलर की सी पैक की इन्वेस्टमेंट को इसमें कोई शक नहीं है एहसन इकबाल भाई, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इंडिकेटर्स जुमला ना जी जी, मेरा केस मैंने जो केस बनाया वो मुकम्मल तो कर लेंगे ना। हाँ प्लीज। आज हर पाकिस्तानी पूछने में हक बजानिब है कि एक ऐसी हुकूमत जो हर साल तरक्की को आगे लेकर जा रही थी, हमारे हर आने वाले साल में तरक्की ऊपर जा रही थी, उसको क्यों निकाला गया? वो बताए तो जाए कि क्या हमने मुल्क का कुछ सौदा किया था, हमने कोई गद्दारी की थी मुल्क के साथ, हमने कोई मुल्क का एटमी राज बेच दिया था, हमने क्या गुनाह किया था? एक ऐसी हुकूमत जो मुल्क को संभाल रही थी, जो मुल्क को तरक्की पे लेके जा रही थी, उसे एक धांधली के जरिए निकालने की क्या वजह है? अच्छा ठीक है, हर पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक है, निकाला क्यों? आपका सवाल वैलिड है, क्यों निकाला? तो फिर अगर जिसने निकाला वो आपको वापस ले आया तो वो एक्सेप्टेबल है? हम उनके जरिए तो आना भी नहीं चाहते। देखिए हमारा कौन उनके नहीं है सर, अगर ये लेवल ऑफ एडमिटेंस नहीं है तो फिर तो अफसोस की बात है, क्योंकि उन्हीं के जरिए ही आते रहे। अगर आप कहते हैं लोग जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर तो जो आया उन्हीं के जरिए ही आया ना, जिस तरह आप कह रहे हैं। भाई देखिए ना, आपकी बात अगर मैं दुरुस्त भी मान लूं कि जो भी आया उन्हीं के जरिए आया, तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं है, ये कोई मुस्तहसन काम तो नहीं है, ये मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है, ये उनका काम नहीं है। देखिए पाकिस्तान का आज मसला ये है कि जिसका जो काम है वो छोड़ के दूसरे के काम में मुदाखलत करता है। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक इस मुल्क के जनरल्स बॉर्डर नहीं संभालेंगे, इस मुल्क के जज सिर्फ निजाम अदल तक महदूद कर लें, इस मुल्क के सियासतदान पार्लियामेंट को संभालें, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी अवामी मसाइल को नीचे की सतह पे इकबाल साहब, आप लोग फिर जनरल इलेक्शन चाहते हैं? जनरल इलेक्शन चाहते हैं दोबारा? ये है कि हर कोई अपना काम छोड़ के दूसरे की काम में ज्यादा टांग अड़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से हमारा जो इंतजामी ढांचा है वो गिटमिट हो गया पूरा। ठीक है एहसन साहब, तो फिर आप लोग क्या दोबारा से आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस चाहते हैं? जी मेरा ख्याल है कि अब एक इमरान खान साहब जाएं, इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक नेशनल डायलॉग के जरिए हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे इत्तेफाक करें और एक सही मानों में जो मुनसिफाना इंतखाब है वो किया जाए, और फिर एक 5 साल का स्टेबल पीरियड हो, फिर 5 साल के बाद सर इलेक्शन हो, फिर 5 साल इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शंस जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने चाहिए खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद, आपको वो इलेक्शन उस लफ्ज जनरल के साथ एक्सेप्टेबल है कि जब तक वो लफ्ज जनरल भी नहीं निकाल दिया जाता आप लोग इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है ये इलेक्शन ही होना चाहिए, जनरल वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा चले, अब बारिश अगर हो जाती है तो फिर भी आप लोग जलसा करेंगे, यानी जलसे से पीछे नहीं हटना किसी तौर भी? नहीं, इंशाल्लाह ताला जलसा जरूर होगा और तारीखी जलसा होगा। हाँ। और मैं समझता हूं कि हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि मुल्तान के अंदर जो इन्होंने हरकत फरमाई उसने हमें मजीद तकवीत दी। अगर ये लाहौर में भी ऐसी कोई क्रैकडाउन या रुकावटें खड़ी करेंगे तो जो इस वक्त लोगों का जोश और जज्बा है वो उन तमाम रुकावटों को अबूर करके पहुंचेगा। एक तारीखी जलसा हर सूरत होगा, और इसके बाद फिर 13 को जो क़यादत है वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी, जो हमारी तहरीक का दूसरा मरहला होगा। राइट, यहाँ मेरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप इसका मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो बाइडन साहब की सदारत के जो हाल बर्दारी की तकरीब होगी उसके साथ साथ ही पीडीएम का लेवल 2 या नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस मूवमेंट वो क्या क्यों बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है, इसका जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा प्लीज। देखिए मुझे यकीन है कि जनवरी के महीने में सिर्फ अमेरिका के सदर ही हल्फ नहीं उठा रहे होंगे, बल्कि दुनिया में और भी बहुत सारी तब्दीलियां हो रही होंगी। मुझे आपकी इस बात से एक लतीफा याद आ गया। एक शख्स ने तंबाकू नोशी करता था, छोड़ दी, तो जब उसने फिर दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दी है तो दूसरे दोस्त ने पूछा तुमने तो सिगरेट पीना छोड़ दिए थे तो तुमने दोबारा क्यों शुरू कर दिए? उसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि जो पिछली दफा मैंने तंबाकू नोशी छोड़ी थी उस दिन दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता कि
तो ये तो आप ऐसी इवेंट के साथ जोड़ लें। सर इवेंट के साथ मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आपके ट्वीट को रीट्वीट किया जाता है यूएस एम्बेसी की जानिब से। इवेंट को जोड़ना बनता है, आपने उसका जवाब नहीं दिया था। वो भी अगर मुख्तसरन आप कह सकें कि क्यों हुआ वो रीट्वीट, क्यों हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ या ऐसे ही बस खुद से ही हो गया था, स्पॉन्टेनियस? इसका जवाब तो खुद उनके सफारत खाने ने दे दिया था, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि वो वाकई एक इतना अहम मैसेज था कि दुनिया के अंदर ये जो लीडर पैदा हुए हैं जो नफरत प्रमोट कर रहे हैं, उसमें हमारे हमसाया मुल्क में मोदी साहब है, हमारे मुल्क में इमरान खान साहब हैं, अमेरिका में ट्रंप साहब आए। तो ट्रंप के जाने के बाद ये नफरत के जो पैगंबर, झूठे पैगंबर आए, जो नफरत की सियासत करते थे, इनकी अब एग्जिट का अमल शुरू हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान से भी हम ये नफरत का प्रचार करने वाले लीडर को फारिग करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा एक हारमनी में, एक आपस में, यकजहती में। इसमें अमेरिका किरदार अदा कर सकता है, जिस तरह आपने कहा कि एक मैसेज है, अमेरिका किरदार अदा कर सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम किसी के किरदार को नहीं चाहते। पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्क के मसाइल खुद अपनी मदद से हल करेंगे और हम अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को उस मंजिल की तरफ लेके जाएंगे जो कायदे आज़म ने हमें दी थी। हसन साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अभी इस सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, मुआवन खुसूसी बराए इतलात वज़ीर आला पंजाब, हमारे साथ मौजूद होंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 3 हुकूमती वज़रा ने उनसे रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि PDM से, बिलखुसूस PMLN से रब्ता किया गया है और तीनों सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि 3 वज़रा कौन हैं, और अगर नहीं किया तो आप इसकी तरदीद कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब तक जितनी बातें PMLN के पिटारे से निकली, सारा झूठ के और बोतान और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के, कोई हकायक पर मबनी अभी इनकी तरफ से कोई बयानिया आया तो बताएं। मैं इस पे कहूँगी ये सारे झूठ का जो इनका सवाल पिछला है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि इनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो इंतशार और बितर हो रहे हैं लोग, ये अपनी उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए और मिटाने के लिए कभी हमारे अपने बयानिए से हमारे MP और MNA लाताल्लुक हो रहे हैं और वो उस्मान बुरदार साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ रवाबत में आए हैं। तो हम सिटिंग फेडरल मिनिस्टर को हैरान होगा जो इस डूबती टूटी फूटी कश्ती के अंदर सवार होगा। तो जो सियासत करता है वो सियासत के सारे दाव पेच और उतार चढ़ाव को देखता है। तो जिस जमात का लीडर ही फरार हुआ हो, अदालत को मतलूब हो और इश्तिहारी हो, उस जमात के अंदर वो मुझे बताएं कौन शामिल होगा। तो ये हसन इकबाल साहब की रवायती सियासत की बढ़त है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी हुकूमती वज़रा में से या हुकूमती तर्जुमानों में से PDM वालों से किसी ने राब्ता नहीं किया है, आप इस खबर की तरदीद कर रही हैं? बिल्कुल, मैं एक सियासी कारकुन होते हुए इसलिए इसकी तरदीद कर रही हूँ कि जो सियासत करता है वो अवाम के पल्स पे उसका हाथ होता है और इस वक्त अवाम की दोनों जो जमातें मेन है और बारियां लगा के पाकिस्तान के उस वक्त पे हुक्मरानी करती रही, उनसे अवाम तंग है और वो उनको मुस्तिद करके ही देती है। ये कैसे हो सकता है कि मुस्तिद टोला जो है उससे कोई हामिल रहनुमा रब्ता करेगा? गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप इस चीज़ को एडमिट करेंगी या नहीं करेंगी कि हुकूमतों
या हुकूमती सफ़ों में किसी हद तक कोई कन्फ्यूजन दिखाई देती है। आई मीन अब आपकी फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर से लोग ये कहते हैं कि जलसे में कोई रोक टोक नहीं है, इससे खुद ही पीडीएम एक्सपोज हो रही है और हम जलसा करने दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जबकि पंजाब गवर्नमेंट या आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो आप कहती हैं कि कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी जलसा करने की और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तो क्या ये फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट दोनों में कंसेंसस नहीं है या दोनों पॉलिसी के तहत कर रहे हैं इस तरह से? दोनों का बिल्कुल कंसेंसस है, क्लैरिटी है और एक फैसले हैं हम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ये ठीक कह रही है कि हम किसी को नहीं रोकेंगे। हम कोई किसी किस्म का रोकने से मुराद ये है कि जो रवायती बंदूक तान के शैलिंग हाथों में गोले पकड़ के और साबका द्वार में लाठियां जो नहाते शहरियों पर बढ़ाई जाती रही, हम कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे। कोई कंटेनर लगा के इस जलसे को नहीं रोकेंगे कि यहाँ आवाम ना आए, लेकिन जो हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं उसको तो हमने पूरा करना है ना। और वो आईनी कानूनी जिम्मेदारी में सबसे पहली चीज के अदालत आलिया ने कोरोना के हवाले से पब्लिक इज्तिमा पे पाबंदी लगाई है। तो ये अगर कोई ऐसी असेंबली होगी तो अनलॉफुल असेंबली होगी। और फिर आपके इंफेक्शियस डिजीज कंट्रोल एक्ट पंजाब में इस जलसे के लिए नहीं, कोरोना से निपटने के लिए इससे पहले का लागू किया हुआ है। तो उस मतलब जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत कोई ऐसा पब्लिक इज्तिमा हो नहीं सकता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। एनसीओसी के अपने जो फैसले हैं, जो रोड मैप है, जो तमाम सूबाई हुकूमतें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के एक रोड मैप तय करती है, उसके अंदर भी कोरोना के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, SOPs को फॉलो करने की बात हो रही है और किसी किस्म के अवामी इज्तिमा पे पाबंदी की बात हो रही है। तो हुकूमत एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, उसमें हम कोई गैर कानूनी ना कदम उठाएंगे ना इनकी वजह। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने बड़ा जबरदस्त तज़किरा किया, इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट का बड़ा जबरदस्त तज़किरा किया और जाहिर है कि कानून की अमलदारी की तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही आयद होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। जहां जहां मरियम नवाज साहिबा खाना खा रही हैं वहां तक मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, डीजे भट्ट को उठाया जा रहा है, बट सहूलतकारों को पकड़ने की बजाय जिन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? वो तो जलसे करते फिर रहे हैं। तो रगड़े में तो फिर मजदूर आ रहा है या डीजे भट्ट टाइप का कोई बंदा आ रहा है। डॉक्टर साहबा इस पर जरा वजाहत कर दीजिएगा। बात ये है कि ये बदकिस्मती है कि हर इशू में राजकुमारी साहबा जो है वो सियासत को ले आती हैं। अब इन्होंने बटकराई को भी सियासत में घसीट लिया। ये लाहौर के जितने रेस्टोरेंट्स थे जी जिसमें भी SOPs को वायलेट किया, वो कोई तकरीबन 100 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं FIR हुई और वो किसी एक रेस्टोरेंट पे नहीं हुई, लेकिन रवायती तरीके से जो ये करती रही राजकुमारी साहबा, उन्होंने बटकराई को भी नहीं बख्शा और उन्होंने उनके साथ अपना गाठजोड़ बना लिया। तो ये हमारा कोई किसी मखसूस जगह को कानून के ताबे लाना मकसद नहीं है। नहीं मैडम, उन्होंने बटकराई को नहीं बख्शा और आप लोगों ने डीजे भट्ट को नहीं बख्शा। मतलब ये भी तो सवाल है ना, आपने खुद कहा कि भट्ट हो या जट हो हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर पकड़े उन बड़ों बड़ों को भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये मजमा इकट्ठा करने के। डॉक्टर साहबा आप ज़हन में रखिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और यही वो इमरान खान का इस कौम से वादा था कि नो वन इज अबव द लॉ। तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे पहले इन ताकतवर शख्सियात ने कानून को ताबे किया हुआ था। अब फर्स्ट टाइम कानून के ताबे आना इनको नागवार गुजर रहा है और ये तड़प और ये जुबानी और बाद कलामी जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि इस खानदान के फरमान के आगे कानून भी उनके घर के अंदर उनके लौंडे बना खड़ा रहता था। तो आज कानून आजाद है तो वो कानून अपना रास्ता बनाता है जो उनके मिजाज के खिलाफ है।
तो कानून की अमलदारी होगी। जो जिनका आप कह रहे हैं कि इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, जो कानून हाथ में लेगा, क्योंकि इस वक्त उनकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं आई। मुंतजमीन में से जिसने इंतजामिया जो है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी और कानून हरकत में आएगा और उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। राइट। अच्छा, जिस तरह मुल्तान, मतलब ये नहीं है डॉक्टर साहब, जिस तरह मुल्तान में हुआ था कि जलसे से ठीक चंद घंटे पहले इजाजत दे दी गई थी और लोगों का इकट्ठ हुआ, वहां पर जलसा हो गया, तो इधर भी लाहौर में भी इसी तरह होगा या आप लोग जलसा नहीं होने देंगे? कोई इजाजत नहीं दी गई थी मुल्तान में। जब इनके हाथों को बांपा, जब इनके सीक्रेट सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन आई कि इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ गठन दिखा हो के तो तसादम का फैसला किया है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में ये हुआ कि हमने पुलिस को पीछे हटने का कहा कि ये सर पे कफन बांधने के दावे करके गए थे, वो कफन में अवाम को लपेटना चाहते थे। तो हमने गुस्साने मॉडल टाउन जो है उसको वजीर होने से रोका। तो इस वक्त भी अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत इनके साथ उलझे और ये डंडे जो इन्होंने वहाँ पे जाती उम्रा में ट्रक ला के बांटे हैं, ये कोई इन्होंने फूलों के हार इस पे लटकाने के लिए नहीं ला रहे। ये इनका मकसद है कि ये तसादम की तरफ आए। तो हमने तसादम को रोकना है और यही हमारी कामयाबी है। आप तसादम की फजा पैदा नहीं होने देना चाहती और आपकी खूबी यही है डॉक्टर साहिबा के आप जिस पोजीशन पे होती हैं मामलात को हैंडल करने की सलाहियत भरपूर रखती हैं। अब 31 दिसंबर तक इस्तीफ़ों की बात हो रही है। इन केस अगर इस्तीफ़े बड़ी तादाद में आ जाते हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या समझती हैं कि हालात मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या फिर जो नशिस्तें खाली होंगी वहां तक सिर्फ ज़िम्नी इंतखाब तक मामला रहेगा, या इस तरफ भी सूरत हाल नहीं जाएगी, मामला इतना आगे नहीं बढ़ेगा? डॉक्टर साहबा, पहली बात तो ये है कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है और ना नॉर्मल तेल होगा और ना रहता ना चाहिए। अच्छा। इन्होंने ये सिर्फ गिदड़बग की है, ये सियासी स्टंट है और ये एक पॉलिटिकल थ्रेट है। इसके अलावा सियासी सर्कस के अदाकारों के पास ना इतनी जरूरत है, ना हिम्मत है और ना इतना ज़र्फ है कि ये इस्तीफे दे के जाएं। ये टिकट में दो मजे लेने वाले, एक तरफ अपोजिशन और एक तरफ हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी इनके इस बयानी के साथ नहीं आएगी। ये सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करने की स्ट्रेटजी है। हुकूमतें ब्लैकमेल नहीं हुआ करती, हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करती हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने काफ़ी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। आपको पता है कि जलसे जुलूस का मामला है और इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव हुई है, इसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाल कर अपना मौक़िफ़ दिया है। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, कल डी डे है, यानी मार्का लाहौर है। आर्या पार की बातें हो रही हैं। 13/12/2020 बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। इसके बाद डायरेक्शन तय होगी कि अपोजिशन ने क्या करना है और गवर्नमेंट ने क्या करना है। कल क्या होता है जिसके ऊपर मज़ीद बातचीत होगी कल। आज प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।